अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग बेस लाहौर से हम मूड और मिजाज के प्रोग्राम को लेकर हाज़िर होते हैं। बुध के रोज़ मेरे साथ पहले की तरह मिसामना नवाज़ मौजूद हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट पे, और मरीज़ों के इलाज और ऐसे पेशेंट्स की और उनकी फैमिली की काउंसलिंग का तजुर्बा रखती हैं। मिसामना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिसामना, हमने काफ़ी तफसील से अभी तक मूड और मिजाज के हवाले से प्रोग्राम्स किए हैं। कुछ मैं चाह रहा था कि आज हम दोबारा कुछ बेसिक्स को डिस्कस करें, लेकिन ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लें। जैसे जब हम कहते हैं कि मूड प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इसकी डिफरेंट शक्लें होती हैं? क्या ऐसे साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जो नज़र आएँ तो प्रोफाउंडली उन्हें मूड प्रॉब्लम समझा जाता है? तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मूड प्रॉब्लम। मूड प्रॉब्लम कहते किसे? मूड से की अगर हम बात करें मूड डिसऑर्डर्स की, तो मूड से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको पहले तो समझने की ज़रूरत है कि मूड डिसऑर्डर्स का कुछ हिस्सा साइकेट्रिक इन नेचर होता है, यानी इसका मतलब है कि केमिकल से जुड़ा हुआ कुछ मामला होता है मूड डिसऑर्डर्स के। जितने भी मसाइल हैं उसमें, जैसे हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स हैं, कुछ मेजर केमिकल्स हैं जो कि हमारे मूड मिजाज को भी देख रहे होते हैं, हमारे थॉट्स को भी देख रहे होते हैं, इवन हमारे स्लीप पैटर्न्स को, एपेटाइट को, हमारी मोटिवेशन लेवल को, हमारी हैप्पीनेस को, सैडनेस को, ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम अपना कितना ख्याल रखते हैं या सेल्फ हार्म की कितनी टेंडेंसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं जो कि पार्टली इस सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो मूड डिसऑर्डर्स में अगर हम एक पहलू की बात करें तो वो है कि केमिकल इन नेचर कुछ मामलात होते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल से मुराद है कि जिसमें कुछ पैराडाइम्स, कुछ आदतें ऐसी बन जाती हैं मूड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि ये एक एडिक्शन सी हो जाती है इस तरह की कि फ़ौरन कुछ मुझे चाहिए, अभी कुछ मुझे चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल मसला बन जाता है कि ये जो अभी का रिलीफ चाहिए होता है, उसमें कुछ हिस्सा केमिकल्स का है, लेकिन कुछ हिस्सा उसमें कुछ आदात का है, कुछ पैराडाइम्स का है, कुछ एडिक्शंस का है, यानी छोटे लेवल की माइक्रो एडिक्शन जिनको कहते हैं, कि जिसमें इस तरह की आदात कुछ बन जाती हैं, कुछ पैराडाइम्स बन जाते हैं अपने बारे में, यानी अपने बारे में कुछ ख्यालात अगर इस तरह के बन जाएं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं तो ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, या अपने बारे में ये ख्याल आना कि मेरे से तो बढ़कर तो और कोई बेहतर है, बंदा ही नहीं है, या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाना, या ग्रैंडियोसिटी का शिकार हो जाना कि जिसमें हमें लगता है कि रूल्स रेगुलेशंस मेरे लिए नहीं बने, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरे ऊपर किसी का बस नहीं चलता। सो ये पैराडाइम्स का कुछ मामला जो होता है। सो कुछ नफ्सियाती पहलू भी मूड डिसऑर्डर्स में, एक हमने साइकेट्रिक पहलू की बात की है, एक हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की है। फिर कुछ मसाइल मूड डिसऑर्डर्स में लैक ऑफ अवेयरनेस के भी आते हैं, या नासमझी के मामला हम कहेंगे, या इमेच्योरिटी के मामला हम कहेंगे, और ये बहुत कॉमन है। हमने अक्सर बात की है अपने प्रोग्राम्स में रेकलेस बिहेवियर्स की, इम्पल्सिव बिहेवियर्स की, कि जिसमें बग़ैर सोचे समझे बहुत से फ़ैसले ऐसे कर जाते हैं मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट जो कि उनकी ज़ात को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उनके आसपास के लोगों को भी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि नशे का इस्तेमाल करना, अचानक से एक लहर उठती है और सिगरेट पीनी है या ड्रिंक करना है, या रात को नींद नहीं आ रही तो कोई पिल्स खा लेनी है, इस तरह के जो ख्यालात ये इम्पल्सिव बिहेवियर्स में आता है। ओवर ईटिंग है, ओवर स्पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देना खुशी के मौके पे, या उदासी है तो मूड ठीक करने के मामलात में। सो बेसिकली एक तो हमें जब देखने होते हैं मूड डिसऑर्डर्स को, तो इन तीन पहलुओं पे देखने की ज़रूरत है कि जहां हम अगर मैनेज करेंगे किसी के भी मूड डिसऑर्डर को, तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि केमिकल नेचर जो है बीमारी की, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट दरकार है। फिर साइकोलॉजिकल नेचर जो बीमारी है कि जिसमें पेशेंट्स ने कुछ ऐसे बीमार रवैये सीख लिए हैं, कुछ बीमार सोचें उसने अडॉप्ट कर लिए हैं, कहीं ना कहीं उसके ईमान का हिस्सा बन गई हैं बहुत से जो ऐसी नेगेटिव सोचें। सो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। फिर अगेन विजडम को भी उसके अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है कि जिसकी वजह से वो जो नासमझी के फ़ैसले ज़िंदगी में वो करते हैं, इमेच्योरिटी के फ़ैसले करते हैं, सो उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है।
मूड की अगर हम बात करें कि किस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं मूड डिसऑर्डर्स में, सो उसमें मूड से जुड़ा हुआ एक पहलू जो है वो एंगर इश्यूज़ का है। सो ये बहुत कॉमन है मूड डिसऑर्डर्स में कि जहाँ मूड की ख़राबियाँ पाई जाती हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा जाता है कि गुस्सा है या क्रैंकी होना, चिड़चिड़ा रहना, बात बात पे, छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना और अपने ऊपर बस ना चलना कि अपने गुस्से को काबू कैसे किया जाए। फिर इसके अलावा एक पहलू मूड का है हमारी खुशी या उदास रहने का। सो मूड डिसऑर्डर्स में ये बहुत कॉमन है कि जिसमें उदासी बड़ी जल्दी आ जाती है और फिर जाती नहीं है, और कई दफ़ा अचानक से जो मूड में तेज़ी आना, खुशी बहुत ज़्यादा, और उसकी भी ब्रेक कई दफ़ा फेल हुई होती है, यानी उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करना और एक्साइटमेंट अगर आती है तो वो भी पीक पर जाती है। सो एक पहलू मूड डिसऑर्डर्स का है कि जिसमें उदासी या खुशी के हवाले से भी बहुत एक्सट्रीम्स देखी जाती है। इसके अलावा मूड के हवाले से जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो कुछ एंजाइटीज़ भी होती हैं, कुछ फियर्स होते हैं जो कि मूड डिसऑर्डर्स में भी पाए जाते हैं, और अक्सर एक जहाँ मूड डिसऑर्डर्स है वहाँ बहुत सी एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी नज़र आते हैं। जहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर्स है वहाँ कहीं ना कहीं मूड मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। सो एक पहलू मूड से रिलेटेड ये भी है। फिर जो हमारे स्लीप पैटर्न्स होते हैं ये भी मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी कॉमन होते हैं कि जिसमें या तो बहुत ज़्यादा नींद आनी है या फिर बहुत कम आती है, कई दफ़ा आती नहीं है, या नींद का पैटर्न इस तरह का है कि जिसमें ये एक हैबिट बनी हुई है कि रात को जागना और दिन में सोना, ये, और या फिर बहुत लेट उठना, शाम के टाइम उठना, और जनरली पेशेंट्स मूड डिसऑर्डर्स में शाम के टाइम ज़रा ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट भी फील करते हैं, और वो फिर रात के टाइम ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी उनकी पाई जाती हैं। सो एक पैटर्न, एक जो पहलू मूड के हवाले से है वो नींद का पहलू भी है। इसके अलावा खाने पीने की तरफ जो रुझान है इसका भी ताल्लुक मूड डिसऑर्डर्स में बहुत पाया जाता है कि जिसमें देखा जाता है कि या तो बहुत ओवर ईटिंग है, कई दफ़ा उससे प्लेयर भी जुड़ा होता है कि खाने पीने से प्लेयर भी सीख कर रहे होते हैं पेशेंट्स। सो ओवर ईटिंग के मामला, या फिर खाने पीने के हवाले से कुछ ऐसी चॉइसेस के जो कि हेल्दी नहीं हैं, जैसे बाहर के खाने ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाने और घर की चीज़ें, और बहुत बाहर की अनहेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान, या टाइमिंग्स ऐसी कि जो कि शायद अनहेल्दी पैटर्न नहीं है खाने का, कि जैसे रात के टाइम ज़्यादा बिंज ईटिंग करना और जंक फूड का इस्तेमाल करना। सो ईटिंग हैबिट्स के का भी मूड के प्रॉब्लम के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक़ होता है। फिर हमारे एनर्जी लेवल्स का ताल्लुक़ भी मूड की डिसऑर्डर्स में बहुत कॉमन है कि जिसमें पेशेंट्स अक्सर अपने एनर्जी लेवल्स को बेहतर करने की कोशिशों में लगे रहते हैं कि अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी थकावट हो रही है, अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी हिम्मत नहीं हो रही, या जब दिल चाहेगा तो कोई काम करेंगे, अभी दिल नहीं चाह रहा। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नज़र में रखने की ज़रूरत होती है जब हम बात करते हैं कि मूड डिसऑर्डर्स क्या हैं। सो उसका कोई एक पहलू नहीं है कि जिस पे हम देख के कह सकते हैं कि ये है मूड प्रॉब्लम। मूड से डिफरेंट मामलात हैं जो जुड़े हुए होते हैं। इससे तो ये समझने का मौका भी मिलता है कि मूड की स्टेट बहुत सी दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई है, और इट इज़ अ सम टोटल ऑफ मैनी फैक्टर्स जिसमें ब्रेन के केमिकल्स, सोचने के ज़ाविये, लाइफस्टाइल, नींद, सोचें, ये सब चीज़ें मिल के मूड को अच्छा या बुरा बनाने में इनका अपना एक रोल है। अभी आपने नींद के बारे में जो बात की, तो आमतौर पर मूड प्रॉब्लम्स के साथ एक रुझान बड़ा वाज़े है जिसे आमतौर पर इतना सीरियसली नहीं लेते, ख़ास तौर पे जो नौजवान बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ कह के बात आई गई हो जाती है, और वो है सरे शाम एक्टिविटी का या एक्साइटमेंट का नज़र आना, रातों को जागना और दिन में सोना। जी। अभी अभी समर वेकेशंस या हॉलीडेज़ भी गुजरी हैं जी। लेकिन क्या मूड की ख़राबी का इस चीज़ से भी ताल्लुक़ है कि रात की नींद का ख़राब होना किसी न किसी बहाने, जिसमें टीवी देखना या मूवी देखना, देखते चले जाना, या मोबाइल फ़ोन या फेसबुक या लैपटॉप से चिपके रहना और उसे छोड़ना ही ना, तो क्या
नींद की अहमियत पर जब बात हो रही है तो इसका ताल्लुक नींद की क्वांटिटेटिव टाइम और नींद का किस टाइम स्पेक्ट्रम में हो रही है, यानी 24 घंटे की नींद तो एक जैसी नहीं होती। रात की नींद इज़ इट इक्वल टू द डे टाइम स्लीप? क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है कि अगर कोई रातों को जागे तो दिन को सो जाए, तो क्या इससे बात बन जाती है या इसका मूड और मिजाज पर कोई बुरा असर होने का ख़तरा होता है? बिल्कुल, इसका रात की नींद और दिन की नींद को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो नेचुरल लॉज को समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि ये जो कुदरत का एक निज़ाम है और हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल जो क्लॉक है हमारी सोने जागने की, सो वो ही बेनिफिशियल है, वही फ़ायदा, उसी में ही फ़ायदा है। और ये जो यूजुअली ये मूड डिसऑर्डर्स में भी बहुत कॉमन है और ज़्यादातर लोग जो कि सोना पसंद नहीं करते और उनको लगता है कि रात को सोना या ज़्यादा सोने से तो हमारा टाइम ज़ाया होता है, तो आराम नहीं करना और वक्त ज़ाया हो रहा है हमारा। सो ये पैराडाइम कहीं ना कहीं बना होता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है, इससे बेहतर हम कोई काम कर लें कोई ढंग का। सो वहाँ पे ये देखा गया है कि या तो नींद कम लेनी है या लेनी है तो उतने घंटे, यूजुअली लोग कहते हैं कि वो हम सुबह के टाइम पूरी कर लेंगे नींद, तो सोना ही है ना, तो अगर 8 घंटे हम सुबह ले लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। बहुत से ऐसे केमिकल्स हमारे ब्रेन में है, हमारी बॉडी में है, जो कि रात के अंधेरे में ही उनकी जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम उसको गुजार दें लैपटॉप की रोशनी में या मोबाइल की रोशनी में या टेलीविज़न की रोशनी में, सो अगेन हम नेचुरल लॉ को कहीं ना कहीं डिफाई करें, जो नेचुरल सिस्टम है हमारी ब्रेन का और बॉडी का, उसको हम डिफाई करते हैं। सो उसका कहीं ना कहीं प्राइस ज़रूर पे करनी पड़ती है। हमारे मूड मिजाज के मसाइल में हमें नज़र आता है, कहीं ना कहीं काम काज में उसका असर या पढ़ाई में उसका असर डेफिनेटली आजकल के यंगस्टर्स को उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। ये समझने की ज़रूरत है कि जो नेचुरल लॉ है उसको फॉलो जहाँ पे हम नहीं करेंगे, सो वहाँ पे अगर कोई आर्टिफिशियल लॉ है, आर्टिफिशियल तरीके से हम वो चीज़ें पूरी कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं फिर उसका नुकसान डेफिनेटली होगा। और नींद, अगेन ये जो नींद के मामलात हैं, ये समटाइम्स मूड प्रॉब्लम्स नहीं भी उस तरह से नज़र आ रही होती है, प्रोफाउंड मूड प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर कोई अपनी नींद के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता है या उसको ख़राब करता है, सो वहाँ पे ये मसले जन्म लेना शुरू हो सकते हैं। सो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। हम अक्सर प्रोग्राम्स में बात भी करते हैं कि प्रोएक्टिव होना पड़ता है, अपने मूड का ख्याल रखना है अगर किसी ने। सो जब मूड ख़राब होता है तो तब तो मूड का ख्याल रखना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पहले से तरीके सीख ले कि ऐसे कोई काम ही ना किए जाएं कि जिससे मूड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बने, सो प्रोएक्टिव अप्रोच की भी ज़रूरत है कि इंतज़ार तब नहीं करना कि अब मूड अब ख़राब है या मूड डिसऑर्डर हो गया है या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सो अब हमें रात की नींद लेनी है। आम लोगों को भी यही अगर रूल्स आम लोग भी फॉलो करें तो कभी उनको मूड के प्रॉब्लम्स हो ही ना। और वैसे भी ये जो ऑन द स्पॉट अगर कोई मुश्किल आती है और उस वक्त हमें डील करना, तो तब ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय कि हम कुछ पहले से अगर उसको फोरसी कर लें, देख लें, प्री मॉर्टम कर लें थोड़ा उसका, सो हो सकता है कि हम बहुत से इस तरह के मामलात से बच सकते हैं। खाने के रुझान और रेकलेस जो फैसले हैं, जैसे नशे का इस्तेमाल या गाड़ी तेज़ चलाना अंजाम से बेखबर होके, इस मौजू पर भी बात करते हैं। लेकिन क्या मूड और मिजाज की ख़राबी में इंसान अपने आप को पैसिफाई करने के लिए कुछ खाने की तरफ भी एक अनड्यू रुझान होता है, बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा? वैसे तो हेल्दी पैटर्न्स होते हैं लोगों के, जैसे कोई 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में एक आध मरतबा बाहर के खाने में इंडल्ज करना, लेकिन कुछ लोगों में ये मामला इस हद तक देखा जाता है और अब तो खानों को चूँकि घरों पे भी डिलीवर कर दिया जाता है या वर्क प्लेसेस पर, तो कुछ लोग, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे रोज़ाना ही बाहर से खाने के हवाले से मोटिवेटेड नज़र आते हैं और घर का खाना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ ही देते हैं। तो क्या खाने का इस हद तक एक ऑब्सेशन सी होना या एक जुनून सा होना, रोज़ नित नए प्लान्स बनना, क्या ये भी ख़ुद को पैसिफाई करने का कोई प्रॉब्लम है? मूड की ख़राबी की कोई छोटी सी इंडिकेशन है या इसके नतीजे में बाद में मूड मिजाज ख़राबी की तरफ जा सकता है? देखिए, रिवॉर्डिंग तो डेफिनेटली खाना होता है, उससे आपको प्लेजर मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, मूड भी बेहतर होता है।
लेकिन अगर हम उसको एक मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि इससे मेरा मूड ठीक होता है, बहुत से लोग तो हर मसले की दवा समझ लेते हैं खाने को, कि बोरियत हो रही है तो खाना खा लेते हैं, मूड ख़राब है तो खाना खा लेते हैं, टेंशन हो रही है तो खाना खा लेते हैं, गुस्सा आ रहा है तो खाना खा लेते हैं, यानी हर मसले का हल वो खाने से जोड़ देते हैं जब। सो वहाँ पे फिर ये फूड रिलेटेड एडिक्शंस सामने आती हैं, नज़र आती हैं। सो वो एक मसला जो है वो ख़राबी की तरफ जा सकता है। उस पर हमें देखने की ज़रूरत है कि खाने पीने को हम उस तरह से इस्तेमाल ना करें कि हर मसले की दवा, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं प्रोग्राम्स में कि मूड डिसऑर्डर्स में नॉन केमिकल एडिक्शंस बहुत पाई जाती हैं। ये फूड एडिक्शन एक नॉन केमिकल एडिक्शन है, और जो चीज़ प्लेयर देती है और इंस्टेंटली प्लेयर देती है, मज़ा देती है, उसकी तरफ रुझान बड़ी जल्दी हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। सो बहुत से लोग हैं जो रास्ते में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि इतनी देर कौन इंतज़ार करे। लेकिन ये जो फ़ौरन जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, क्विक फिक्सेस मिलते हैं खाने से, शॉपिंग से, गेमिंग से, गेम खेलने से, गैम्बलिंग से, तो ये जो फ़ौरन हमें बज़ मिलता है, सो बाज़ात उसको हम बार बार करने की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर आगे चलकर एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, वो हैबिट हमारी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। सो मूड को ठीक करने के लिए ये जो हम सिर्फ अगर रिलाय करना शुरू हो जाए सिर्फ खाने के ऊपर या फिर किसी भी और इस तरह की चीज़ के ऊपर, सो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने जैसे अभी मूड और मिजाज की तकलीफ़ों में रुझान होता है कि अपने आप को पैसिफाई या बेहतर फील करवाने के हवाले से फूड या डिफरेंट चीज़ों की तरफ रुझान सेहतमंद रुझान से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्लिनेशंस हो जाती हैं। तो आम तौर पर कभी नॉन केमिकल एडिक्शंस में एडिक्शन टू अ पर्सन, जैसे किसी दूसरे इंसान का जो है वो जुनून सा हो जाना, कोई नौजवान लड़का है तो किसी लड़की की तरफ रुझान हो गया है और अब हर वक्त वो चिपके हुए हैं मोबाइल फ़ोन पर और मिस यू का खेल भी खेला जा रहा है। मैं ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम सूरत हाल ऐसे नौजवानों के इर्द गिर्द लोगों के लिए बहुत फ़िक्रमंदी का बायस होती है, और इसके नतीजे में उनकी पढ़ाई, उनका घरेलू ताल्लुक़, उनका उठना बैठना, हर चीज़ एक ख़राबी का, डेवस्टेशन का शिकार होती चली जाती है। लेकिन ग़ालिबन मूड और मिजाज की ख़राबी के साथ ये मामला भी है कि फिर समझ में नहीं आता, इंसाइट नहीं होती, मत मारी जाती है। तो जितना उन्हें बताया समझाया जाता है उतना ही उनकी तरफ से रेजिस्टेंस का सामना। तो क्या ये इस तरह के मामला भी मूड और मिजाज की ख़राबी में आगे जाकर पिक्चर को मज़ीद कंफ्यूजिंग या डिफ़िकल्ट बना सकते हैं? बिल्कुल, और ये जो रिलेशनशिप एडिक्शन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होती है, और यूजुअली इन चीज़ों के हवाले से ज़्यादा बात नहीं की जाती है। फ़िल्मों में, ड्रामों में इसको काफ़ी ग्लैमराइज़ करके थोड़ा खूबसूरत करके दिखाया जाता है, शेर व शायरी में इसको इस तरह से बताया जाता है कि जैसे ये कोई कूल काम है और मज़ेदार काम है, लेकिन काफ़ी डेंजरस हो सकता है ये तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पर अगर कोई जैसे एडिक्शन की हद तक अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। सो अब अक्सर ही हम इस पर भी बात करते हैं कि ये जहाँ मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, सो वहाँ पे ये रिलेशनशिप एडिक्शंस भी बहुत पाई जाती हैं, और फिर मूड जुड़ जाता है उस शख्स के मूड के साथ, उस शख्स की प्रेजेंस के साथ, और उसके बाद अगर वहाँ से अगर हालात ठीक नहीं अगर हमें नज़र आ रहे होते हैं, सो अपनी ज़िंदगी के हालात भी पेशेंट्स ख़राब कर देते हैं कि मूड अगर उधर से ख़राब है सो पेशेंट का भी मूड ख़राब हो जाता है, और बात नहीं हो रही है तो मूड ख़राब है, बात हो रही है तो अच्छा। सो अगेन एडिक्शन का जो लिटरल मीनिंग है बेसिकली वो डिवोशन है, कि आपके ब्रेन के सारे केमिकल्स, आपके सर से लेके पाँव तक आपके तमाम सेल्स डिवोटेड हो जाते हैं किसी भी एक चीज़ के ऊपर, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर थोड़ा ख़तरा इसलिए होता है कि फिर बाकी बहुत सी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, और ये ऐसा मसला बन जाता है कि कई दफ़ा पेशेंट अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्विट नहीं कर पाते वो काम करना, और बार बार वो किए चले जा रहे होते हैं चाहे उससे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो।
तो ये मामला बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मूड डिसऑर्डर्स में। और ये भी देखा गया है कि मूड डिसऑर्डर्स में ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। हो सकता है कि अनडायग्नोज्ड रहें वो चीज़ें, यानी खुलकर प्रोफाउंडली हमें नज़र ना आए कि कोई मूड डिसऑर्डर है, क्योंकि इसको भी पेशेंट एक मेडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप को भी मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं और अपने ऊपर या इतना काम नहीं करते जितना कि रिलाय करते हैं किसी दूसरे शख्स के ऊपर कि वो हमारे मूड को बेहतर रखें या उसी से ही हमारा मूड जोड़ दिया गया है। इवन हम तो पेरेंट्स तक की ट्रेनिंग इस हवाले से करते हैं कि ये जो रोगी बन जाना होता है औलाद की खातिर, ये औलाद के लिए भी बुरा होता है और ये माँ बाप के लिए, ख़ुद के लिए भी काफ़ी तकलीफ़ दे होता है, नुकसानदेह होता है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। सो जहाँ हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो बाकी रिलेशनशिप्स, ये जो लव एडिक्शन बड़ी कॉमन जो होती है मूड डिसऑर्डर्स में, वहाँ पर भी यही रूल ही अप्लाई होता है कि सबसे जो पहला हक है, ये जो सेल्फ़ केयर का और ख़्याल रखने का सबसे जो पहला हक है और मोहब्बत का, वो हमारा अपना होना चाहिए। और मुनासिब जो हमारी जो केयर है, अगर वो हम नहीं कर रहे और अपने आप को निगलेक्ट करके किसी और के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, सो वहाँ पे फिर गड़बड़ डेफिनेटली होती है। और उसके बाद ही फिर सेल्फ हार्म की मामला शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर अटेंशन सीकिंग के मामला शुरू हो जाते हैं, फिर अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के मामला शुरू हो जाते हैं कि अब मैंने डिस्ट्रॉय करना है, अब मैंने रोगी बन जाना है। और फिर उसके बाद ड्रग्स का मामला शुरू हो जाते हैं कि मैंने अपने आप को ख़राब कर देना है, तो सिगरेट का फिर ये मामला, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। हमेशा इसी तरह के मामला पहले जन्म लेते हैं। पहले छोटे लेवल पे मूड को मैनेज करने के तरीके ढूंढे जाते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो, कोई वीडियो गेम हो, कोई ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, वहाँ से मामला फिर आगे बढ़ जाता है। तो फिर सिगरेट से मूड को मैनेज किया जाता है और फिर उसके बाद हैश आ जाती है और फिर अल्कोहल, ये सिलसिला इस तरह से आगे चलता है। सो केमिकल हो एडिक्शन हो या नॉन केमिकल एडिक्शन हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो ख़ुद से जो हम जिन चीज़ों से हमें मज़ा आ रहा होता है और हम उसको फिर मेडिकेशन के तौर पर ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सो वो फिर ख़तरे वाली बात है। और उसमें कोई ग्लैमर नहीं है जो कि हमें मीडिया से पता चलता है कि शायद ये कोई बहुत ही ग्लैमरस चीज़ है या गाने इस तरह के बने होते हैं। सो हमें लगता है कि शायद वो बड़ी कोई खूबसूरत दुनिया है, लेकिन अगेन बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों के मामला को समझना। और इसमें जो अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की है कि इमेच्योरिटी के भी कुछ मामले होते हैं मूड डिसऑर्डर्स में, एक वो भी पहलू होता है जो कि हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं मूड डिसऑर्डर्स की, तो वहाँ पे उस पर भी देखने की ज़रूरत है कि कुछ फ़ैसले ज़िंदगी के, कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जो कि हम नासमझी में लेते हैं, जो कि अनहेल्दी होती हैं। सो उसके हवाले से भी पेशेंट्स को समझाना, बताना बहुत ज़रूरी होता है। सामने ये भी बताइए कि ऐसे मौके पर जब मूड और मिजाज से मुतासरा शख्स को फॉर इंस्टेंस किसी नौजवान से बात करने की कोशिश की जाती है, तो आम तौर पर मूड और मिजाज के मसले में छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा रिएक्शन देना या भड़क उठना या बड़े फ़ैसले कर लेने का रुझान भी होता है, क्योंकि रेकलेसनेस होती है, नताइज की परवाह नहीं होती या दिमाग उस तरह नताइज के बारे में या अंजाम के बारे में नहीं सोच रहा होता जैसे सोचना चाहिए। और ऐसे मौके पर घर छोड़ के जाने की बातें, अपनी जान जो है वो दे देने की बातें, जान हथेली पर रखे फिरना तो मूड और मिजाज की ख़राबी के साथ होता ही है। ऐसे मौक़ों पर ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग नींद की गोलियों का इस्तेमाल करके भी काफ़ी दफ़ा हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज़ में लाए जाते हैं। अब ऐसे किसी भी फैमिली मेम्बर से कैसे बात की जाए, क्योंकि जब बात की जाती है तो वो तो भड़क उठते हैं। तो क्या इनसे बात करने का कोई ख़ास तरीका भी होगा जो सीखने की ज़रूरत होती है, या इनसे फ़कत इस बरते पर बात की जा सकती है कि चूँकि हम सही हैं और इन्हें समझ नहीं है तो हम किसी ख़ास स्किल के बग़ैर भी इनसे बात कर लें और ये समझता क्यों नहीं है? क्या ये काफ़ी है, या इन लोगों से जिन्हें मूड और मिजाज से जो मुतासिर हैं, प्रोफाउंडली जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है या आगे हो जाने का अंदेशा है, क्या इनसे बातचीत करने के लिए
जो कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, जिसके नतीजे में कुछ बेहतरी पैदा हो, कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत भी होती है कि इनसे संभाल के कैसे बात की जाए। जी बिल्कुल। वैसे भी कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इतनी इस पे अटेंशन नहीं दी जाती कि ये भी एक आर्ट है और इसको सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो हम दूसरों से सीखते सिखाते हैं बातचीत को, सो हम वही यूज़ करते हैं। लेकिन आज के दौर में अब ये जानना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि कैसे हम ये आर्ट सीख सकते हैं, और ये सीखने का काम है। मुश्किल बातें मुश्किल शख्स से कैसे की जाती हैं, ये सीखने की ज़रूरत होती है। हर कोई ट्रेन नहीं होता, ख़ास तौर पर किसी अपने से जो जितना आपका करीबी रिश्ता होगा उससे बात करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जज्बात उसके साथ जुड़े होते हैं। उसका गुस्सा करना या उसका रोना आपको इफ़ेक्ट करता है। सो बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि कैसे हम अपने जज्बात को, और वो जिसे कहते हैं अपने दिल को सही जगह पे रख कर किसी से मुश्किल बात करना, और फिर जो उसके रिएक्शंस हैं उसको भी आगे से डील करना। सो ये मेहनत भी मांगता है और ये एजुकेशन भी मांगता है कि पहले इसको सीखा जाए, क्योंकि जनरली ये रिएक्शन आगे से सामने मिलता है जब बात की जाती है कि आपका ये मसला है मूड का और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और मदद की ज़रूरत है। तो पहला रिएक्शन ये होता है कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मतलब आपने मुझे पागल समझा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि मुझे इलाज की ज़रूरत है। सो बहुत ज़रूरी है कि फैक्चुअल एक तो बात करना पहली चीज़ है कि फैमिली फैक्चुअल बात करे, कि जब किसी को बताना होता है कि क्यों आपको इलाज की ज़रूरत है तो फैक्ट्स के साथ बात करें कि ये रीज़न्स हैं, ये हमारे पास डाटा है कि जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आपको हम मशवरा लेते हैं। फैक्चुअल बात करने के साथ साथ कुछ इमोशंस का भी इजहार करना ज़रूरी होता है कि जो रिश्ता होता है उस शख्स के साथ हमारा, उसको मद्देनज़र रख कर हमें अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की ज़रूरत होती है कि हम पर क्या गुजरती है कि जब आप ये सब करते हैं या ये सब जो मामलात हुए हैं, सो हमारी क्या इस वक्त स्टेट है और हम पर क्या गुजरी है। तो अपनी फीलिंग्स बतानी होती हैं, अपना कंसर्न शो करना बहुत ज़रूरी है सामने वाले के साथ कि वो क्यों कंसर्न है कि उनको इलाज की ज़रूरत है और वो क्यों चाहते हैं और क्या रिश्ता है जिसकी वजह से वो ये सब चाह रहे हैं। सो कंसर्न शो करना बहुत ज़रूरी है। फिर कोई भी हमारी बात इस वजह से भी समटाइम नहीं सुनता कि हमारा उसका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा होता उस सारी चीज़ों में। यानी अगर जब तक कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है किसी बात पे, तो आपका कोई बैठकर बात नहीं सुनेगा। यानी सबसे पहले कि हम रिस्पेक्ट से बात करें, ऐसे लोगों के साथ हम इस तरह से बात बिल्कुल वैसे भी किसी से नहीं करनी चाहिए। लेकिन मूड प्रॉब्लम्स के साथ अगर हम किसी को कहेंगे तुम तो गुस्से के तेज़ हो और तुम तो हो ही ढीठ और तुम बात नहीं सुनते हो और तुम बदतमीज़ हो और तुम बदतमीज़ियाँ करते हो आगे से, गालियाँ या इस तरह की चीज़ें जब हम सामने वाले को या उसके कैरेक्टर को डायरेक्टली अटैक करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि वो मज़ीद डिफेंसिव हो जाएगा। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कायम करना बहुत ज़रूरी है और म्यूचुअल इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि अगर तो हम सिर्फ ये कहें कि ये कोई हमारा ही फ़ायदा है कि आप अपना इलाज करा लें, और उसको ये कहीं ना कहीं ये एहसास ही ना हो कि मेरे मतलब की बात है जो ये कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे हमारी बात सुनने में। सो बात करते हुए ज़रूर ये उसको बताना चाहिए कि ये जो बात जो हम कर रहे हैं इसमें उसका कितना इंटरेस्ट है और उसका ही फ़ायदे की बात है जो हम कर रहे हैं। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा नसीहतें कर रहे होते हैं दूसरों को, अपनों को, माँ बाप बच्चों को बहुत नसीहतें कर रहे होते हैं, बहन भाई एक दूसरे को बहुत सारी नसीहतें कर रहे होते हैं, लेकिन उस नसीहतों में कहीं ना कहीं ये मैसेज होता है कि ये जो बात है ये कोई हमारा काम है। जैसे माँ बाप अक्सर कह रहे होते हैं कि तुम खाना खा लो, तुम टाइम पर खा लो, तुम्हें भूख लगी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज कहीं जा रहा होता है कि ये कोई माँ बाप का काम है कि बच्चा खाना खा ले। सो बच्चे के कोई इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है उसमें, या माँ बाप कह रहे होते पढ़ाई कर लो, बच्चे के इंटरेस्ट की उसमें कोई बात नहीं है कि पढ़ाई करे तो उसको क्या मिलने वाला है, उसको यही थ्रू आउट लगेगा कि ये कोई मेरे माँ बाप का काम है जो मुझे करना पड़े। सो म्यूचुअल इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत है कि क्यों कोई आपकी बात सुनेगा। सो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अट्रैक्ट भी करना कि ये जो बात हम करें उसमें आपका कितना फ़ायदा है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसको टैबू बनाकर पेश नहीं करना होता इलाज को या बीमारियों को कि ये कोई बीमारी ही है, कि कोई मसला ही है आपका और ये कोई बहुत ही कोई स्टिग्मा है कि आपको लेकर जाना है। मशवरे के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं कि मशवरा ले सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, और ये कोई पागलपन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि जनरली
जिसकी वजह से लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं कि स्टिग्मा अटैच है कि शायद कोई पागलपन के मसले होते हैं। वैसे भी ये कोई टर्म ऐसा यूज़ नहीं होती साइकेट्रिक इलनेसेस में। सो ये सीखने की डेफिनेटली एक स्किल है, ये लर्नेबल स्किल है कि कम्युनिकेट हम कैसे करें किसी ऐसे शख्स से जो कि मानता नहीं है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स फैमिली ये सोचती है कि इसको खुद ही एहसास होना चाहिए कि ये जो गुस्सा करता है तो हमें कितना बुरा लगता है, इसने हमसे रूडली बात की है तो उसको पता होना चाहिए कि हम कितने दुखी हुए हैं, या हम इसके माँ बाप हैं और इसने हमारे साथ बदतमीज़ी की है तो उसको पता होना चाहिए। सो पता नहीं, ये अज्यूम नहीं करना है कि उसको पता होगा या होना चाहिए। हमें कम्युनिकेट ज़रूर करना है और बाउंड्री सेट करनी है कि ये हम अलाउ नहीं करेंगे। मिस आमना, हमारे पास वक्त कुछ महदूद है, हम आज के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम भी अपनी डिस्कशन में कि कैसे हैंडल किया जाए और कैसे बातचीत की जाए। लेकिन ये तो तय है, जैसे आपने गाइड किया, कि ऐसे जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ फिर हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने नुकसान का फ़ैसला थोड़ा या ज़्यादा करने के रास्ते पर चल रहे होते हैं। लेकिन वी नीड टू रैप अप दिस प्रोग्राम बिकॉज वी आर लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बुध को हम इसी प्रोग्राम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर।